क्या तंग हम सितम ज़दगां का जहान है, जिसमें कि एक बैज़ाए मोर आसमान है। आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 138 पढ़ने की कोशिश करेंगे। बड़े खूबसूरत शेर हैं इसके अंदर, कई रंग मिर्ज़ा गालिब साहब ने पेश किए हैं, बड़ा खूबसूरत वर्ड प्ले भी है। तो आइए पहले गज़ल को पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। एज़ ऑलवेज़ गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गालिब साहब कहते हैं कि क्या तंग हम सितम ज़दगां का जहान है। क्या तंग हम सितम ज़दगां का जहान है, जिसमें कि एक बैज़ाए मोर आसमान है कायनात को हरकत तेरे ज़ौक़ से, है कायनात को हरकत तेरे ज़ौक़ से, परतव से आफ़ताब के ज़र्रे में जान है। हालांकि है ये सीलिए खारा से लाला रंग, हालांकि है ये सीलिए खारा से लाला रंग, गाफिल को मेरे शीशे पे मैका गुमान है। कि उसने गर्म सीनाए अहले हवस में जा, कि उसने गर्म सीनाए अहले हवस में जा, आवे न क्यों पसंद कि ठंडा मकान है। क्या खूब तुमने गैर को बोसा नहीं दिया, क्या खूब तुमने गैर को बोसा नहीं दिया, बस चुप रहो हमारे भी मुंह में ज़बान है। बैठा है जो कि सायाए दीवार यार में, बैठा है जो कि सायाए दीवार यार में, फरमा रवाए किश्वरे हिंदुस्तान है। हस्ती का एतबार भी गम ने मिटा दिया, हस्ती का एतबार भी गम ने मिटा दिया, किससे कहूँ कि दाग जिगर का निशान है बारे एतमाद वफादारी इस कदर, है बारे एतमाद वफादारी इस कदर, गालिब हम इसमें खुश हैं कि ना मेहरबान है। दिल्ली के रहने वालों असद को सताओ मत, दिल्ली के रहने वालों असद को सताओ मत, बेचारा चंद रोज़ का यहाँ मेहमान है। तो ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर देखते हैं कि क्या तंग हम सितम ज़दगां का जहान है, जिसमें कि एक बैज़ाए मोर आसमान है। सितम ज़दगां का मतलब है सितम के दबाए हुए, सितम के सताए हुए लोग, जिनके ऊपर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हों। बैज़ाए मोर कहते हैं एक चींटी के अंडे को, एंट्स एग। ये एक नई इमेजरी गालिब साहब ने यहाँ पे इस्तेमाल की है। तो इस शेर के अंदर दिस इज़ प्योरली अबाउट इमेजरी एंड इमेजिनेशन। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। तो ओवरऑल वो कह रहे हैं कि जुल्म और सितम के सताए हुए हम लोगों का, आशिकों का जहान बहुत तंग है। क्या तंग है, किस कदर तंग है देखो, जिसमें कि आसमान एक चींटी के अंडे के जैसा छोटा और तंग है। इफेक्टिवली माई वर्ल्ड इज़ ए क्रैम्प्ड स्पेस। तो पहले ही ज़िंदगी और दुनिया के जुल्म हम सह रहे थे, और इस तंग जगह ने हमारे ऊपर जुल्म सितम ऊपर से और ढाए हैं। इस कदर तंग जगह पे हमको रहना पड़ रहा है। देखें, अब इस तंग जगह के कई रंग हो सकते हैं। तंग जगह, छोटा आसमान। इफ़ेक्टिवली ये हो सकता है कि इस जहान में मेरे लिए कुछ नहीं है, या कोई दोस्त नहीं है, कोई मेरा मददगार नहीं है, बस जुल्म ही जुल्म है। इतना तंग ये जहान है कि कोई जगह नहीं है जहाँ जाके मैं राहत पा सकूँ। तो इस कदर ये तंग है जहान। एक रंग ये भी हो सकता है कि आसमान शेर व शायरी में अक्सर आशिकों के ऊपर जुल्म सितम ढाता है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे इस जहान के सामने और इसके जुल्मों के सामने आसमान के जुल्म सितम भी कुछ नहीं है, थोड़े हैं, छोटे हैं। इसलिए आसमान को एक चींटी के अंडे से कंपेयर किया गया है और बहुत ही छोटा बताया गया है कि इफ़ेक्टिवली आसमान भी मेरी इस दुनिया के सामने कुछ नहीं है, इस कदर मेरे ऊपर जुल्म सितम ढाया जा रहा है। और एक थोड़ा पॉजिटिव रंग भी हो सकता है कि हम इस तंग जहान में भी खुश हैं। महबूब के जुल्म सितम सार आँखों पर, हम जुल्म सहकर इस तंग जहान में रहकर भी उम्मीद और जीने की वजह ढूंढ लेते हैं। ये रंग भी इसके अंदर हो सकता है। ओवरऑल लेकिन बेहद जुल्म सितम की सूरत है। बहुत एक तंग जगह पे उनको रहना पड़ रहा है। कह रहे हैं कि क्या तंग हम सितम ज़दगां का जहान है, जिसमें कि एक बैज़ाए मोर आसमान है। तो एक नई इनोवेटिव इमेजरी है। उन्होंने इस तंग दुनिया के आसमान को एक चींटी के अंडे से कंपेयर किया। अगला शेर देखें, है कायनात को हरकत तेरे ज़ौक़ से, है कायनात को हरकत तेरे ज़ौक़ से, परतव से आफ़ताब के ज़र्रे में जान है। कायनात कहते हैं क्रिएशन को, ये पूरी दुनिया है।
ज़ौक़ कहते हैं मज़े को, टेस्ट को, इन्जॉयमेंट को। परतव सूरज की एक किरण, आफ़ताब कहते हैं सूरज को, और ज़र्रा कहते हैं रेत के एक कण को, ए ग्रेन ऑफ सैंड। तो कह रहे हैं तेरे ज़ौक़ से इस कायनात में हरकत है। या हरकत का मतलब, मूवमेंट का मतलब यहाँ पे जान होना है, राइट। तो कायनात ज़िंदा है, कायनात के अंदर हरकत होने का मतलब है कि कायनात ज़िंदा है। और और कायनात में हरकत किस वजह से है, कह रहे हैं तेरे ज़ौक़ से। या अब ज़ौक़ के दो रंग हो सकते हैं, एक तो ये कि तेरे लिए ज़ौक़, और या तेरे अपने ज़ौक़ से। अब ये किसके ज़ौक़ की बात हो रही है, इसके अंदर भी कई रंग हो सकते हैं। दो स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग हैं कि एक खूबसूरत महबूब की बात हो रही है, खूबसूरत महबूब के ज़ौक़ की बात हो रही है। खुदा या खुदाई का ज़ौक़ भी यहाँ पे हो सकता है। तो कह रहे हैं तेरी खुशी से इस कायनात में जान है। इफ़ेक्टिवली तेरी रज़ामंदी थी, तेरी खुशी थी, इसीलिए ये कायनात पैदा हुई। तूने अपनी खुशी में, अपने ज़ौक़ में इस कायनात में जान डाली है, या हरकत डाली है, इफ़ेक्टिवली जान डाली है। या फिर ये कायनात तेरे लिए ज़ौक़ रखती है, तुझसे मोहब्बत करती है, या तुझे पाना चाहती है, तुझे पाने की हमेशा कोशिश करती रहती है। इस वजह से इस कायनात के अंदर हरकत है। अगर इस कायनात के अंदर से तुझे पाने की तमन्ना, तुझे पाने का ज़ौक़ चला जाएगा, तो फिर ये कायनात ज़िंदा नहीं रहेगी। ये कायनात पैदा ही इसीलिए हुई है, इसीलिए इसके अंदर जान डाली गई है कि ये तुझे पाने का ज़ौक़ रखे। परतव से आफ़ताब के ज़र्रे में जान है। और इस सिचुएशन को कंपेयर कैसे उन्होंने किससे किया है कि जैसे सूरज की किरण एक ज़र्रे में जान डालती है। तो ये हम दूसरी जगह पे ये इमेजरी देख चुके हैं। तो एक रेत का ज़र्रा, एक कण एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, हमें पता नहीं होता, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देता। तो आप इमेजिन करें कि सूरज की किरणें आ रही हैं, और अक्सर अगर किसी मकान की खिड़की से सूरज की किरणें आ रही हों, तो उसके अंदर ज़र्रे जो हरकत करते हुए नज़र आते हैं। तो शेर व शायरी के कॉन्टेक्स्ट में वो ज़र्रा एग्जिस्टेंस में ही तब आता है जब सूरज की किरण उसके ऊपर पड़ती है। तो सूरज की किरण जिस तरह ज़र्रे के अंदर जान डालती है, उसी तरह वो कह रहे हैं कि तेरे ज़ौक़ से इस कायनात के अंदर हरकत पैदा हुई है या होती है। तो इस तरह महबूब का ज़ौक़ इस कायनात में हरकत पैदा करता है, जान डालता है। तो इफ़ेक्टिवली महबूब के ज़ौक़ की वजह से, या महबूब के लिए इस कायनात के अंदर ज़ौक़ है, उसी ज़ौक़ की वजह से इस कायनात में हरकत है, इस कायनात में जान है। और अगर वो ज़ौक़ चला जाएगा तो फिर ये कायनात ख़त्म हो जाएगी। है कायनात को हरकत तेरे ज़ौक़ से, परतव से आफ़ताब के ज़र्रे में जान है। ऑफ कोर्स जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है वो खुदा भी हो सकता है, खुदाई भी हो सकती है। तो फिर ये एक स्पिरिचुअल शेर भी बन सकता है। अगला शेर देखें। हालांकि है ये सीलिए खारा से लाला रंग, हालांकि है ये सीलिए खारा से लाला रंग, गाफिल को मेरे शीशे पे मैका गुमान है। सीली कहते हैं थपेड़ों को, थप्पड़ को, ब्लोज और स्लैप्स। खारा पत्थर को कहा जाता है। लाला कहते हैं ट्यूलिप के फ्लावर को, लाला रंग ट्यूलिप फ्लावर का रंग। यहाँ पे लाल या सुर्ख रंग आप इमेजिन करें, हालांकि जो ट्यूलिप्स होते हैं वो और रंगों में भी आते हैं। गाफिल कहते हैं निगलेक्टफुल, इग्नोरेंट, जिसको समझना हो, नादान हो, बेवकूफ़ हो, नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। गुमान ऑफ कोर्स किसी तरह का शक, भ्रम, डाउट, डिस्ट्रस्ट। तो कह रहे हैं अब ये शेर थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट और कंफ्यूजिंग हो सकता है। अब लाल रंग किस चीज़ का है और थप्पड़ किसको पड़ रहे हैं, दिस इज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन। तो शेर फिर से पढ़ते हैं कि हालांकि है ये सीली एक खारा से लाल रंग, गाफिल को मेरे शीशे पे मैका गुमान है। तो अब यहाँ पे शराब का जाम हो सकता है, लेकिन शराब के जाम को थप्पड़ या ठोकरें पड़ें और वो लाल रंग का हो जाए, इट डजंट मेक सेंस। तो शायद आशिक के दिल की यहाँ पे बात हो रही है। दिल भी शीशों के जैसे अक्सर टूट जाया करते हैं। तो ये हो सकता है कि ज़िंदगी के, रोज़गार के, इश्क की या महबूब की ठोकरें, उसके जुल्मों सितम की ठोकरें खा खा के आशिक का दिल लहू लुहान हो गया है। और ये गाफिल दुनिया सोच रही है कि ये लाल रंग शराब का रंग है, कि यानी कि शराब की खुशी से आशिक का दिल आबाद है। बल्कि हुआ, लेकिन हालांकि हुआ ये है कि उसका दिल बेचारा जुल्मों सितम की ठोकरें खा खा के लहू लुहान हुआ पड़ा है। और दुनिया सोच रही है कि ये शराब के नशे का या शराब का लाल रंग है। तो इस वजह से दुनिया को गाफिल बताया गया है। वो आशिक की असली सिचुएशन को नहीं समझ सकती।
ऐसा भी हो सकता है कि आशिक की आंखों की बात हो रही है जो ठोकरें खा खा के रो रो के खून के आंसुओं से लाल हैं, या दिल का दर्द आंखों से जाहिर हो रहा है। खून के आंसू, अक्सर आशिक की आंखें रोती हैं, उस वजह से आंखें लाल हैं। और ये गाफिल दुनिया समझ रही है कि शराब पीने से आशिक की आंखें लाल हुई हैं। आशिक के गालों की बात भी हो सकती है जो कि थप्पड़ खा खा के लाल हो गई हैं और लोग समझ रहे हैं कि ये शराब पीने की लाली उसके गालों में है। मुझे यहाँ पे मीर तकी मीर साहब का एक शेर याद आ गया। वो शेर ये है कि गिरिया शब से सुर्ख हैं आँखें, मुझ बला नोश को शराब का। ये शराब की वजह से मेरी आंखें जो हैं वो लाल नहीं हैं, सुर्ख नहीं हैं, ये रोने की वजह से हैं। तो ओवरऑल आशिक बेचारा इश्क में ठोकरें खा खा के लहू लुहान हुआ बैठा है, उसका दिल लहू लुहान हुआ बैठा है और लोगों को ये गुमान है कि वो खुश है और शराब के मज़े ले रहा है। और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खुद अपने आप में एक ठोकर है, दुनिया का जुल्म है। बेचारे आशिक को एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा है कि उसका दिल क्यों लहू लुहान है, और दुनिया सोच रही है कि वो शराब पी के दुनिया का ज़िंदगी के मज़े ले रहा है, जबकि वो बेचारा इतने गम सह रहा है। हालांकि है ये सीलिए खारा से लाला रंग, गाफिल को मेरे शीशे पे महका गुमान है कि पत्थर के थपेड़े, पत्थरों की ठोकरें खा खा के मेरा दिल जो है वो लाल रंग का हुआ है और गाफिल को मेरे शीशे पे महका गुमान है। अगला शेर बड़ा खूबसूरत है कि उसने गर्म सीनाए अहले हवस में जा, कि उसने गर्म सीनाए अहले हवस में जा, आवे न क्यों पसंद कि ठंडा मकान है। इसका जिस्ट ये है कि महबूब का रकीब से प्यार हो गया है, मिर्ज़ा गालिब साहब का जो इश्क में राइवल है उससे प्यार हो गया है, और बड़ी खूबसूरत इमेजरी और वर्ड प्ले के साथ उन्होंने रकीब के ऊपर एक सरकास्टिक रिमार्क यहाँ पे पेश किया है और महबूब के ऊपर भी एक ताना उन्होंने दिया है। तो रकीब को अहले हवस बोला गया है। हवस कहते हैं लस्ट को। यहाँ पे आप इमेजिन करें जिस्मानी लस्ट, जो कि सच्चा प्यार नहीं है, जो सच्चे प्यार से अलग है। तो रकीब के मन के अंदर सिर्फ हवस है और सच्चे इश्क की, शौक़ की गर्मी में उसका दिल नहीं जलता। तो और सच्चे इश्क में मिलने वाले गमों का सोज़े गम भी उस रकीब के दिल में नहीं है। तो इसलिए उसके दिल को एक ठंडा मकान बताया गया। और हमारे वहाँ पे क्योंकि गर्म कंट्री है, लोग अक्सर ठंडे मकानों में रहना पसंद करते हैं। तो शेर है कि उसने गर्म सीनाए अहले हवस में जा, आवे न क्यों पसंद कि ठंडा मकान है। तो आशिक की स्टेट देखें कि वो इश्क में जल रहा है, उसका दिल इश्क में जल रहा है और वही जलना कारण बन गया है जिसकी वजह से महबूब उसके दिल में आके नहीं बसता। ये भी उसकी बुरी किस्मत है। तो महबूब ठंडे मकान में रहना पसंद करेगा, इमेजिनेशन देखें और इस वजह से वो रकीब के दिल में जाके बस गया है। क्यों? क्योंकि रकीब का दिल तो ठंडा मकान है, या उसके अंदर इश्क की गर्मी, सोज़े गम की गर्मी है ही नहीं। और बेचारे आशिक के लिए ये एक कैच 22 सिचुएशन बन गई है। अगर दिल ठंडा पड़ गया तो फिर सच्चा इश्क कहाँ, और इश्क में जलते दिल में महबूब का प्यार कहाँ। महबूब कभी उसके दिल में आके नहीं बसेगा। और महबूब को कदर ही नहीं है आशिक के दिल की, और किस कदर वो इश्क में जलता है इस बात की महबूब को कदर नहीं है। उसको ठंडा मकान चाहिए, इसलिए वो जाके रकीब के दिल में बस गया है। और ये ऑब्वियसली महबूब के रवैये के ऊपर भी एक कमेंट है, लेकिन देखें क्या खूबसूरत शेर है। कहते हैं कि उसने गर्म सीनाए अहले हवस में जा, किसी जगह को गर्म करना, किसी जगह पे जाके बैठ जाना, ये भी एक कॉमन एक्सप्रेशन है वहाँ पे। कि उसने, महबूब ने, कि उसने गर्म सीनाए अहले हवस में जा, अहले हवस के ठंडे सीने में जाके उसने जगह गर्म की, या वहाँ पे जाके वो बस गया। आवे न क्यों पसंद कि ठंडा मकान है। क्या खूबसूरत शेर है। अगला शेर देखें। क्या खूब तुमने गैर को बोसा नहीं दिया, क्या खूब तुमने गैर को बोसा नहीं दिया, बस चुप रहो हमारे भी मुंह में ज़बान है। गैर रकीब को, स्ट्रेंजर को कहा जाता है जो प्यार में राइवल होता है आशिक का। बोसा कहते हैं किस को। देखें क्या खूबसूरत वर्ड प्ले है। तो महबूब गैर को रकीब को बोसा दे के आया है, किस दे के आया है, और गालिब साहब को पता है और वो शायद शिकायत कर रहे हैं, और महबूब झूठ बोल रहा है और बहाने बना रहा है आगे से। तो उसको कह रहे हैं तू बस रहने दे, चुप रहो। क्या खूब तुम और तुम्हारे झूठ जो ये कह रहे हो कि तुमने गैर को बोसा नहीं दिया, तो तुम बस चुप रहो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। बस चुप रहो हमारे भी मुंह में ज़बान है, कि मैं भी ज़बान रखता हूँ, मैं भी
तेरे को जवाब दे सकता हूँ, तेरे को असलियत बता सकता हूँ या, और मैं कुछ कहूँगा तो तुझसे सहा नहीं जाएगा, इतना गुस्सा मैं अपने दिल में भरा हुआ बैठा हूँ, तो मेरी ज़ुबान तो मत खुलवा या। तो ऐसा नहीं है कि मैं कह नहीं सकता, मुझे तेरा झूठ पता है, और मुझे झूठ बोल के तू मत उकसा कुछ कहने के लिए या। और रंग भी इसके अंदर हो सकते हैं कि हम भी बोसा देना जानते हैं। ये मत समझ कि मैंने ये नहीं समझता कि तू महबूब के साथ क्या करके आया है या। तो मैं तुम्हें बोसा दे के बता सकता हूँ कि तुमने रकीब के साथ क्या किया है, मुझे भी बोसा देना आता है। और एक थोड़ा एरोटिक रंग भी हो सकता है कि मेरे मुंह में भी किसी की ज़बान है या, कि तुम अगर मुझे बोसा नहीं देते तो कोई और मुझे बोसा दे रहा है। ये रंग भी इसके अंदर हो सकता है। ओवरऑल वो कह रहे हैं कि मुझे पता है, रहने दे, झूठ मत बोल, मुझे मत उकसा, मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, उल्टी सीधी बातें मेरे मुंह से निकलेंगी तो फिर तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मेरा मुंह मत खुलवाओ। क्या खूब तुमने गैर को बोसा नहीं दिया, बस चुप रहो, हमारे भी मुंह में ज़बान है। अगला शेर बड़ा खूबसूरत है। बैठा है जो कि साया दीवार यार में, बैठा है जो कि साया दीवार यार में, फरमा रवाए किश्वार हिंदुस्तान है या किश्वर हिंदुस्तान है। तो साया दीवार यार, यार की महबूब की दीवार का साया या शेडो, तो इफ़ेक्टिवली आप महबूब के करीब हैं, बहुत ज़्यादा करीब नहीं हैं, पर उसकी दीवार के साये में आप बैठे हुए हैं या। और फरमा रवा का मतलब होता है जो फरमान, ऑफिशियल्स ऑर्डर इशू करे, इफ़ेक्टिवली जो किसी जगह पे राज करता हो। और किश्वर हिंदुस्तान का मतलब है अंग्रेज़ी में रेल्म और कंट्री ऑफ इंडिया या। तो हिंदुस्तान की सल्तनत या हिंदुस्तान के देश के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। और फरमा रवाए किश्वर हिंदुस्तान का मतलब है इफ़ेक्टिवली द किंग और द कमांडर ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया, तो जो हिंदुस्तान का जो राजा या सुल्तान हो या। तो कह रहे हैं बैठा है जो कि साया दीवार यार में, फरमा रवाए किश्वर हिंदुस्तान है या। तो कह रहे हैं महबूब के दीवार का साया इस दुनिया की सबसे बड़ी जगह है या। तो महबूब के पास होना दुनिया की और हिंदुस्तान की सल्तनत पाने के बराबर है या उससे भी बड़ी चीज़ है। तो इंटरेस्टिंग रंग देखें, तो महबूब के दीवार के साये की बात की जा रही है, तो जिसको महबूब की दीवार का साया भी मिल गया, महबूब भी ना मिले या, लेकिन उसकी दीवार का साया भी बहुत बड़ी चीज़ है या। तो जिसको महबूब की दीवार का साया नसीब हुआ वही हिंदुस्तान का सुल्तान है, फरमा रवाए किश्वर हिंदुस्तान है। वो इतना किस्मत वाला है कि वो हिंदुस्तान के बादशाह के जैसा है या शायद बादशाह से भी बढ़कर है। और रंग हैं कि इस महबूब की दीवार के साए में सब लोग बराबर हो जाते हैं। तो वहाँ पे एक भिखारी भी आके बैठ गया या कोई बड़ा सुल्तान आके बैठ गया, दोनों एक बराबर है या। तो अगर भिखारी भी आके बैठता है तो उसको भी हिंदुस्तान के बादशाह का रुतबा नसीब होता है, और उस दीवार के साए में बैठे हुए दोनों एक बराबर हैं। ऑफ कोर्स इसके अंदर एक स्पिरिचुअल रंग भी हो सकता है, जिसको यार बोला गया है वो खुदा हो सकता है या आपका स्पिरिचुअल मास्टर गुरु हो सकता है। तो जिसको आपके मुर्शद की ब्लेसिंग नसीब हुई वही इस दुनिया का, हिंदुस्तान का बादशाह है। और आपके स्पिरिचुअल गुरु के पास होना किसी सल्तनत से कम या हिंदुस्तान की सल्तनत से कम नहीं है या। तो ये महबूब के दीवार के साये की और महबूब के करीब होने की सूरत की एक तारीफ़ है। बैठा है जो कि साया दीवार यार में, फरमा रवाए किश्वर हिंदुस्तान है कि जिसको महबूब की दीवार के साये में बैठना नसीब हुआ वही हिंदुस्तान का बादशाह है। हस्ती का एतबार भी गम ने मिटा दिया, हस्ती का एतबार भी गम ने मिटा दिया, किससे कहूँ कि दाग जिगर का निशान है। तो कह रहे हैं हस्ती का एतबार भी गम ने मिटा दिया। तो कहते हैं हस्ती कहते हैं एग्जिस्टेंस को, तो कहते हैं हस्ती पे, एग्जिस्टेंस पे एतबार, विश्वास भी गम ने मिटा दिया है। तो कोई चीज़ एग्जिस्ट करती थी उस पर भी किसी को अब एतबार नहीं है। किससे कहूँ कि दाग जिगर का निशान है। तो अब मैं कैसे कहूँ, लोगों को कैसे समझाऊँ कि तुम्हें ये जो दाग, ये जो ज़ख्म, ये जो जलने का निशान दिखाई देता है, वहाँ पे मेरा जिगर हुआ करता था या ये दाग उसी जिगर का निशान है जो बाकी रह गया है। तो अब किसका गम है, किसको एतबार नहीं रहा हस्ती पे। स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि आशिक का गम है। तो गम की शिद्दत ने, आग ने उसका पूरा शरीर जला दिया है, जिगर भी जल गया है, और जहाँ पे जिगर हुआ करता था वहाँ पे बस एक जलने का निशान, एक दाग
बाकी रह गया है, जिगर जल के ख़त्म हो गया है। ऊपर से और गम की इंतहा कि ज़माना अब उस पर एतबार भी नहीं करता। अगर वो बताए कि यहाँ पे जिगर हुआ करता था, कोई नहीं मानता। और ये भी हो सकता है रंग की दुनिया भी गम सह रही है, इस वजह से दुनिया का एतबार हस्ती से उठ गया है, तो आशिक की बात अब वो नहीं मानते। ऐसा भी हो सकता है कि आशिक का अपना एतबार उठ गया है, तो उसको खुद यकीन नहीं है हस्ती पे, उसको खुद ये बात पे यकीन नहीं है कि यहाँ पे जिगर हुआ करता था, तो औरों को वो क्या यकीन दिलाएगा। तो ओवरऑल देखें, गम की इंतहा है, सोज़े गम की इंतहा है, दिल जिगर जल गए हैं, दुनिया से या आशिक की ज़िंदगी से हस्ती का एतबार ही उठ गया है। वो भी एक और दुख है, कोई यकीन ही नहीं करता अब किसी बात पे। तो ये बड़ा ही डीप शेर है कि किसी को किसी चीज़ पे, हस्ती पे, किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस पे एतबार ही नहीं रहा, इस कदर गम सहने की सूरत आ गई है। हस्ती का एतबार भी गम ने मिटा दिया, किससे कहूँ कि दाग जिगर का निशान है। और ऑफ कोर्स बेचारे का जिगर जल गया है और वहाँ पे एक निशान बाकी रह गया है। अगला शेर देखें, है बार एतमाद वफ़ादारी इस कदर, है बार एतमाद वफ़ादारी इस कदर, गालिब हम इसमें खुश हैं कि ना मेहरबान है। एतमाद कहते हैं यकीन को, विश्वास को, कॉन्फिडेंस को, फेथ को। तो कह रहे हैं कि फाइनली ऐसा हुआ है कि महबूब को मेरी वफ़ादारी पे पूरा एतमाद हो गया है, यकीन हो गया है, कॉन्फिडेंस हो गया है। उसको पता है कि वो किस कदर मेरे ऊपर कितने भी जुल्म और सितम ढाए, मैं उसका वफ़ादार ही रहूँगा, मैं उससे बेवफाई नहीं करूँगा। तो कह रहे हैं गालिब हम इसमें खुश हैं कि ना मेहरबान है, कि आशिक की बेचारे की और मिर्ज़ा गालिब साहब की डेस्परेशन यहाँ पे देखें। वो कह रहे हैं मैं इसी में खुश हूँ कि मेरा महबूब मेरे ऊपर ना मेहरबान है। वो जुल्म सितम ढाता है मुझ पर मैं इसी में खुश हूँ कि कम से कम मेरे ऊपर वो जुल्म सितम तो ढा रहा है। अगर वो मुझे इग्नोर करना शुरू कर देगा तो फिर वो बात मुझसे हैंडल नहीं होगी, मंजूर नहीं होगी। कम से कम मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहा। और कह रहे हैं कि रंग देखें, कह रहे हैं क्या मेरी किस्मत चमकी है कि उसे मुझ पे, मेरे महबूब को मुझ पे इतना यकीन हो गया है कि वो सोचता है कि चाहे वो कितने मेरे ऊपर जुल्म सितम ढाए, मैं उसको छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं उसके साथ बेवफाई नहीं करूँगा। तो ओवरऑल इसके अंदर आशिक की वफ़ादारी का रंग है और उसकी बेचारगी का रंग भी है। देखिए बेचारा जुल्म सह रहा है और उसी में खुश है। कह रहे हैं मैं इसी बात में खुश हूँ कि महबूब मेरी वफ़ादारी पे यकीन करता है और मेरे ऊपर हमेशा जुल्म सितम ढाता है, और मैं इसी में खुश हूँ कि वो मेरे ऊपर नामेहरबान है। कम से कम मेरे ऊपर वो यकीन तो करता है, मेरी वफ़ादारी पे वो यकीन तो करता है। और ऑफ कोर्स मेहरबान महबूब को भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो कहते हैं, है बार एतमाद वफ़ादारी इस कदर, यू हैव टू एंजॉय दिस शेयर कि किस कदर उसको मेरी वफ़ादारी पे एतमाद है बार एतमाद वफ़ादारी इस कदर, गालिब हम इसमें खुश हैं कि ना मेहरबान है। अच्छा, ये आखिरी शेर देखें, इसको तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत शेर है। दिल्ली के रहने वालों असद को सताओ मत, दिल्ली के रहने वालों असद को सताओ मत, बेचारा चंद रोज़ का यहाँ मेहमान है। तो दिल्ली के लोगों को कह रहे हैं कि असद गालिब साहब का तखल्लुस है, उसको सताओ मत, बेचारा चंद रोज़ का यहाँ पे मेहमान है। तो ऑफ कोर्स मिर्ज़ा गालिब साहब आगरा के रहने वाले थे, वो दिल्ली माइग्रेट करके गए थे, और वो कह रहे हैं कि हे दिल्ली के रहने वालों, इस बेचारे असद को सताओ मत, चंद रोज़ का यहाँ पे मेहमान है। और वो दिल्ली के चंद रोज़ के मेहमान हो सकते हैं, इस दुनिया के भी चंद रोज़ के मेहमान हो सकते हैं कि थोड़े दिनों बाद वो यहाँ से बेचारा चला जाएगा। जितने दिन हैं उसको सताओ मत, उसको यहाँ पे चैन से रहने दो। दिल्ली के रहने वालों असद को सताओ मत, बेचारा चंद रोज़ का यहाँ मेहमान है। या बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर ज़िंदगी की ये शेर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस एंड आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।